ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने अपने पास यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स देखे थे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम कॉमन मिस्टेक्स, जिनमें से यहाँ पे पहली मिस्टेक आप लोगों की लिखी हुई है, दैट इज़ योर यूजिंग योर इनफॉर्मल लैंग्वेज. देखो एक चीज़, कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे जो लिखी हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर योर फॉर्मल लेटर एंड ईमेल बट ऑल्सो फॉर ऑल दोज टाइप ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग जो आपके पास फॉर्मल राइटअप डिमांड करती है, ये उसके लिए है. ठीक है. दिस टॉपिक इज फॉर योर ऑल काइंड ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग दैट डिमांड्स यू टू यूज फॉर्मल राइटअप लैंग्वेज. ठीक है. ज़रा देखो, सबसे पहला, अगर तुम अपने पास एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हो, अगर तुम अपने पास एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हो तो क्या मसला है. सुनो, व्हेन यू यूज़ योर कैजुअल टोन इन फॉर्मल लैंग्वेज, या तुम अपने पास अगर इस टाइप की टोन्स यूज़ करते हो, सो बेसिकली इट वीकन्स योर फॉर्मेलिटी. क्या मतलब, ज़रा चेक करना. अगर तुम लेट सपोज तुम लिख रहे हो प्रिंसिपल को, या तुम किसी हेड टीचर को लिख रहे हो, तुमने कहा तुमने कहा आई wanna tell you I want to tell you about a problem. I want to tell you about a problem. ठीक है. I want to tell you about what? I want to tell you about a problem. Okay. आगे देखो, एक और स्टेटमेंट लिखते हैं. इन टोटल में तुम्हारे सामने 4 स्टेटमेंट लिखूंगा. दूसरी स्टेटमेंट देखो, I would like to bring this matter to your attention. I want to bring this matter I would like to bring this matter into your attention. Okay. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो. सी. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, you guys should fix this quickly. इसका थोड़ा सा अच्छा वाला स्टेटमेंट चेक करो. I kindly request that this issue should be addressed promptly. Now listen, ये तुम्हारे पास इसकी 4 एग्जांपल्स आ गई. सुनना यहाँ पे बात. अगर तुम यहाँ पे लेट्स सपोज एक राइट अप लिख रहे हो, you are writing to your teacher, you are writing to your principal, you are writing to your someone chief guest. So या तुम अपने पास लेट्स सपोज गवर्नमेंट को लिख रहे हो, so क्या तुम अपने पास ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होगे? Will you write wanna? Will you write tell you? देखो, when you are talking to someone above you, means if you are talking to someone जो कि तुम्हारे से बड़ा है post wise, now you will never tell them, you will never use informal language with them. ये जो मैंने तुम्हारे सामने 2 वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, एक तुम्हारे पास ये वर्ड, एक तुम्हारे पास ये वर्ड, these 2 words are highly informal, और इनकी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे पहली चीज़, मुझे इस बात की इंडिकेशन मिल गई कि तुमने अपने पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का फ़र्क नहीं समझा. पहली मिस्टेक. इसको हम बेहतर करके कैसे लिख सकते हैं, चेक करो. इसका थोड़ा बेटर वर्जन मैंने नीचे लिखा हुआ है.
that I would like to bring this matter to your attention. I would like to bring this matter into your attention. Now, this seems better because I am not imposing my orders on them, but I am just trying to bring that particular information into their knowledge. ठीक है कि भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अच्छा लगेगा अगर आप ये चीज़ सुन लें प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी देखो, इट इज़ फुली रिस्पेक्टेबल। कुछ ऐसा मैंने नहीं लिखा जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल जो हमारी टोन है वो डिस्टर्ब हो। आगे चेक करो, सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है। पहली मिस्टेक देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा है? यस, दिस इज़ योर मिस्टेक। ये जो गैप है, ये गैप दरअसल हमारे पास एक मिस्टेक काउंट होता है। दिस गैप इज़ अ मिस्टेक। क्यों है ये गैप? When you don't have any punctuation here, you don't have any particular, we can say any word over there, nothing, just a gap. It is not perfect for that. अब एक नॉर्मल गैप से बड़ा गैप अगर तुम्हें वहाँ पे नज़र आ रहा है तो मतलब तुम्हें वहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन। तुम अपने पास यहाँ पे कोई लेटर लिख रहे हो, तुम फॉर्मल अपने पास कोई भी राइटअप लिख रहे हो, सडनली यू गॉट अ मिस्टेक ओवर देयर, यू लीव अ बिग गैप। तो उसके लिए क्या करो, उस गैप में अपने पास कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर लो, सेमी कॉलन लगा दो, कॉलन लगा दो, कॉमा लगा लो, इन्वर्टेड कॉमास लगा लो। तो अपने पास यहाँ पे इस तरीके से अपनी इन सारी मिस्टेक्स को तुम कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज़ चेक करो, एक तो गैप हो गया और दूसरा, आर यू आस्किंग समवन, आर यू आस्किंग समवन हु इज़ like to whom you are writing a formal write up, तुम उनको कह रहे हो that you should fix this quickly, you should fix this quickly. Now again, this is a highly informal word. When you are using this word, it means, it would be considered as rude. It will be considered as what? It will be considered as rude, right? आगे चेक करो, अब मैं इसी चीज़ को, मैं ये कोई वर्ड यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, बल्कि मैं इनके सब के सिनोनियम्स लेकर आ जाऊँगा। क्या लेकर आ जाऊँगा? सिनोनियम्स। चेक करना, अब सिंस आई एम राइटिंग फॉर्मली तो पहले आई वोंट आस्क देम टू डू दिस वेरी क्विकली, आई विल आस्क देम in a manner that I kindly request that this issue should be addressed promptly. Now listen, मैंने quickly को replace करके क्या लिख दिया? promptly। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया जो informal है? नहीं। चेक करो, ऊपर मैंने क्या लिखा है? I request। नीचे क्या लिखा है कि इस मैटर को promptly solve किया जाए। तो there is nothing as such इसको हमें यहाँ पे अपने पास देखना पड़े कि भाई कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो आई होप यहाँ तक की तुम्हें बात समझ आ रही होगी। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। गेटिंग इट? नेक्स्ट चेक करो, अगला हमारे पास यहाँ पे आता है क्या? अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज व्हाट? दैट इज मिसिंग, मिसिंग a clear purpose, a clear purpose in the opening, in the opening paragraph. Listen to me very carefully again. देखो, जब तुम अपने पास एक ओपनिंग पैराग्राफ लिखते हो, क्या पैटर्न बताया था मैंने तुम्हें? सबसे पहले यू हैव टू पास अ कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट पास करना होता है। देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू स्टेट योर पर्पस क्लियरली। व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटिंग द पर्पस? देखो, जब भी तुम एक फॉर्मल राइटअप लिख रहे हो तो यू आर नेवर अप्रिशिएटिंग समवन, बट स्टार्टिंग विद अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ एथिक जो तुम्हें अपने पास फॉलो करनी है। अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ पे एक लेटर स्टार्ट करता हूँ विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब या तो मैं काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेवियर के साथ ये लिख रहा हूँ, या तो मुझे एथिक्स का पता नहीं है। सेकेंडली,
अगर आप अपने पास यहाँ पे अपना पर्पस फर्स्ट पैराग्राफ में स्टेट नहीं करते हैं, अगर आप अपने पास अपना पर्पस फर्स्ट पैराग्राफ में स्टेट नहीं करते, मीन्स if you would like if you were writing like in a manner कि I am writing this email to you to tell you something very important, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई नैरेटिव तो चल नहीं रहा जिसकी वजह से तुम इसको अपने पास सस्पेंस रखोगे, बिकॉज यू आर राइटिंग टू समवन जो फ्री नहीं बैठा, वो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे लेटर के अलावा बहुत ईमेल्स होंगी, बहुत लेटर्स होंगे, सो यू हैव टू बी रियली क्विक। इसलिए कहते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर यू हैव टू बी डिस्कसिंग थिंग्स पॉइंट टू पॉइंट, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट जाएगी, नहीं तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पे योर ईमेल वुड बी रिजेक्टेड। समझ आ रही है बातें? इसके लिए कुछ लिखो, ऐसा लिखो अपने पास। It is considered it is considered as a huge mistake a huge mistake if you ignore stating stating the purpose stating the purpose in your opening paragraph in your opening paragraph। इसके साथ अपने पास यहाँ पे एक वीक ओपनिंग की भी एग्जांपल लिख लो, और उसको कोशिश करते हैं कुछ बेटर करके नीचे लिख भी लेंगे उसके। ठीक है, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे एक सब हेडिंग लो। ठीक है, सब हेडिंग वीक ओपनिंग, वीक ओपनिंग I am writing this letter, या बल्कि चलो लेटर छोड़ दो, writing this email to tell you about something very important, something very important। now listen now listen, ये तुम्हारे पास एक वीक ओपनिंग आ गई। चेक करो इसमें तुम्हारे पास किन गलतियों पर तुम्हारी ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो सकती है। नंबर वन, टेल यू, अगेन एक इनफॉर्मल वर्ड है। आगे, something very important, you're not writing the purpose, you are just trying to grab the attention by telling them that you are writing something very important, even though ये चीज़ ज़रूरी होती है कि तुम अपने पास ओपनिंग पैराग्राफ में अपना स्टेट कर दो पर्पस, जो भी जिस पर्पस के लिए भी लिख रहे हो, चाहे तुम अपने पास गवर्नमेंट को लिख रहे हो रिलेटेड टू द बेटरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या समथिंग एल्स, वो सब तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। गेटिंग इट? आगे आ जाओ। इसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन लिख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा बेटर करके अपने पास लिख लेते हैं। ऐसा लिखो, बेटर स्टेटमेंट, राइट डाउन आई एम राइटिंग आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई concerns, to express my concerns
regarding regarding the poor situation of roads in our area listen, क्या तुमने यहाँ पे कुछ गलत लिखा? नहीं, तुमने बिल्कुल सही लिखा। एंड इवन चेक करो तुम्हारे पास यहाँ वर्ड्स की जो चॉइस है, दैट इज ऑल्सो गुड। यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर कंसर्न्स, you are not telling them, you are expressing your concerns over it। ठीक है, you are just expressing your concerns over it, right? आगे चेक करो। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या मिस्टेक आती है? दैट इज नंबर 3, writing writing long, comma, unfocused unfocused paragraph। अनफोकस्ड पैराग्राफ। लिसन, तुम जब अपने पास एक पैराग्राफ लिखते हो तो ये चीज़ तुम्हें जूनियर क्लास से पता है कि इस पैराग्राफ लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है। तुम जब अपने पास यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हो या पैराग्राफ लिखते हो, उस पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक यू नो इट मच बेटरली। तुम लिखते रहते हो, तुम्हें चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि स्टार्ट करते हुए एक पैराग्राफ की ओपनिंग होती है। In between, you will provide some details, you will explain the details. Then you will put some effects over there, you will put some examples in between, then some suggestions, then the conclusion. Your paragraph is being there, right? ये तुम्हारे पास एक पैराग्राफ बनाने का तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए तुम्हें इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीखो इस चीज़ को, इस पे प्रैक्टिस करो। ज़रा चेक करना, ज़रा चेक करो इसको, लिखो। Sometimes, sometimes students, sometimes students think about think about writing one long paragraph. Think about writing one long paragraph. One long paragraph. अब इस वन लॉन्ग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी दबा याद रखना, इसको भी याद रखना। कीप दैट इन माइंड। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, number 1, opening, opening. Number 2, explanation, या फिर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आप लोग। एंड नंबर 3 इफेक्ट्स एंड एग्जांपल्स। अगर इफेक्ट्स है तो इफेक्ट्स बता दो, नहीं तो एग्जांपल्स बता दो, कोई मसला ही नहीं। देन नंबर 4 सजेशन या फिर रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट conclusion।
आफ्टर दैट कंक्लूजन। चेक करो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंक्लूजन। अब इसमें तुम्हें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, छोटी सी चीज़ याद रखनी है, ज़रा देखना। इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, दैट इज़ द ओपनिंग, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन, एंड दैट इज़ द इफेक्ट्स या एग्जांपल्स। आखिरी के दो अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हो, नहीं पॉसिबल तो कोई एज सच सीरियस इशू नहीं है इस पे। तो ये तुम्हारे पास आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया इसका स्ट्रक्चर। आई होप मेरी बातें तुमको समझ आ रही हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं। अब ज़रा अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या एरर है। लिसन, तुम लोग ना एक मिस्टेक करते हो बहुत ज़्यादा, रिपीटेडली, दैट इज़ रिपीटिंग द आइडिया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तुम लोग रिपीट करते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। स्टार्ट राइटिंग नंबर 4, repeating, repeating the idea या the same idea। ठीक है, repeating the same idea। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं तुम्हें 3 यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, कोई फ़र्क नहीं है। मीनवाइल अगर किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे चैट पे लिख के बता दो। आई विल बी लुकिंग इट अगेन, आई विल बी लुकिंग इट अगेन। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई तुम लोग बताओ, जब तक मैं इसी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, साथ में कॉपी भी कर लो तो अच्छा हो जाएगा, इट वुड बी गुड इनफ। चलो लिखो। The road are damaged, the road are damaged। चेक करो नेक्स्ट स्टेटमेंट, the roads are broken। नेक्स्ट देखो, roads are in very bad condition। roads are in very bad condition। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक की बात आई होप तुम लोगों को समझ आ गई है। सही है, तुमने जो चैट में पूछा था मैंने वो भी बता दी है। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखिए, ज़रा इसको एक दफ़ा चेक करो, रीड करो एक दफ़ा, इसको रीड करो। कोई फ़र्क है इनमें? चैट पे मुझे सबके रिस्पॉन्स चाहिए। कोई फ़र्क है इनमें? नो, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं है। राइट, चेक करो, क्या तुम्हारे पास इन सब को लिखने का तरीका भी सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या इनके टेंसेस के स्ट्रक्चर भी सेम है? बिल्कुल सेम है। चलो अभी टेंसेस को तो छोड़ो, वो तो तुम्हारे पास पॉइंट्स लिखते हुए तो देखेंगे। अगर मैं इसकी एक अच्छी स्टेटमेंट लिखा हूँ, चेक करो, तुमने एनालिसिस इवैल्यूएशन पढ़ा है मेरे साथ, मैंने इतना डेप्थ में तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाई है ना, मैं ये समझता हूँ तुम्हें आना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, चेक करो इसको। इफ़ आई राइट इट अ बिट बेटर स्टेटमेंट, तो तुम्हें इसकी एनालिसिस करनी आनी चाहिए। चेक करो, बेटर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं थोड़ी। तुमने पहले लिखा, तुमने पहले लिखा the roads are severely damaged
are severely damaged. Causing, causing frequent. अब चेक करो, मैं इसके सामने कुछ नई चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, समझना चीज़ों को। देखो क्या लिखा है, द रोड्स आर सिवियरली डैमेज्ड, द रोड्स आर सिवियरली डैमेज्ड, आई एग्जैजुरेटेड द सिचुएशन, आई एग्जैजुरेटेड द सिचुएशन। 3 पॉइंट्स मिलके क्या कह रहे हैं, रोड्स क्या है, एक्सट्रीमली तुम्हारे पास ख़त्म हो गए, ख़त्म बिल्कुल एंड। अब चेक करो मैंने क्या लिखा, द रोड्स आर सिवियरली डैमेज्ड, causing causing frequent frequent traffic। अच्छा मैं क्या लिखूं यहाँ पे, मैं क्या लिखूं, ट्रैफिक जैम्स? नहीं भाई, बहुत पुराना वर्ड है। अब तो मैं बता रहा हूँ 90s में ऐसे वोकैबलरी यूज होती थी, तो मैं थोड़े से नई वोकैबलरी चाहिए। तुम ट्रैफिक जैम को ट्रैफिक कंजेशन बोल सकते हो, तुम ट्रैफिक ग्रिड लॉक बोल सकते हो, समझो, नई वोकैबलरी निकालो अपने पास। मुश्किल है नहीं, सोफिस्टिकेटेड है। कंजेशन, ठीक है, traffic congestion and numerous accidents and numerous accidents। ठीक है, आई होप यहाँ तक की मेरी बातें तुम लोगों को समझ आ रही होंगी। इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड कर लो, मुझे कोई मसला हो तो बता दो, आई एम हेयर टू सॉर्ट आउट योर मसला। एक आखिरी चीज़ तुम्हारी रह गई है, दो आखिरी स्टेटमेंट्स तुम्हारे रह गए हैं, दो पॉइंट्स रह गए हैं, उन पॉइंट्स को अपने पास एक दफ़ा देख लो। एंड यस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू I will be providing you a piece of paper, I mean a PDF। मैं तुम्हें इस PDF के अंदर इन सारी चीज़ों का पहली चीज़ ओपनिंग पैराग्राफ, ऐसा है प्रॉमिस्ड, ओपनिंग पैराग्राफ तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग पैराग्राफ तुम्हें खुद बनाना आना चाहिए, उस पर मैंने लेक्चर भी दे दिया है। उसके अलावा ये जो तुम्हारे पास मैं कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये सारी कॉमन मिस्टेक उसमें है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉमन मिस्टेक्स भी उन डिटेल्स के अंदर लिखी हुई है, तो चाहो तो अपने पास उसको एक दफ़ा थॉरोली ज़रूर पढ़ना, ठीक है। आगे चेक करो, आगे चेक करो। नंबर 5, गिविंग, गिविंग too many, giving too many personal details। Mhm. what do it what does it mean, what does it mean? चेक करो, क्या मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूं, क्या मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं तुम बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो। ये क्या मतलब भाई, क्या लिखा क्या है मैंने यहाँ पे हेडिंग में, समझो इस चीज़ को। तुम लिख रहे हो एक फॉर्मल राइटिंग, तुम लिख रहे हो एक फॉर्मल राइटअप, आई मीन टू से, इसमें तुम्हें अपनी पर्सनल स्टोरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हें चीज़ों को बिल्कुल पिन पॉइंट करके लिखना आना चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंट करके लिखना आना चाहिए। देखो पहले एक छोटा सा इसके लिए डिटेल लिख लो, ताकि भूल ना जाओ, बाद में पढ़ो तो याद आ जाए सारी चीज़ें। लिखो, फॉर्मल राइटअप या फॉर्मल राइटिंग should avoid should avoid unnecessary personal stories, unnecessary personal stories। फुल स्टॉप। अब एक वीक स्टेटमेंट क्या है, एक वीक स्टेटमेंट देखो तो तुम्हें चीज़ों का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा।
वीक स्टेटमेंट का तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके की होती है एक वीक स्टेटमेंट। चेक करना, चेक करना, अक्सर तुम लोग यही हरकतें कर रहे होते हो। उधर चेक करो क्या लिखा है। येस्टरडे, येस्टरडे when I was when I was walking with my cousins and friends, we saw। अच्छा भाई ठीक है, तुमने अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, अपने कजन्स के साथ घूम रहे हो, ठीक है, शो ऑफ क्यों कर रहे हो? नहीं बताना ये सब चीज़ें, वीक स्टेटमेंट है। तुम वॉक करते हुए कहीं जा रहे हो, मुझे इससे क्या कोई काम है? मैं क्यों तुम्हारे पास इस चीज़ के ऊपर फोकस करूं? और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, अगर तुमने गलती से भी ये लिख दिया तो तुम एक वीक कैंडिडेट ही नहीं बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट समझे जाओगे जिसने एक दिन पहले पढ़ा होगा, और शायद होगा भी ऐसे ही। तो ज़रा चेक करना, थोड़ा बेटर करते हैं। आई होप मैं इसको अच्छे से लिख पाऊँ। इसको मैं थोड़ा सा बेटर करके आपके सामने आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ताकि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएं। चेक करते जाओ, चेक करते जाओ। हमारे पास इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। क्या मैं अपनी एग्जांपल दूं? नहीं, पर्सनल हो जाएगा। किसकी एग्जांपल दूं? वहां पे रहने वालों की, द रेजिडेंट्स ओवर देयर। सही है, ज़रा चेक करना। थोड़ा सा इसको बेटर करते हैं। लिखो, लिखो, रेजिडेंट्स the residents frequently frequently encounter frequently encounter this issue this problem this issue while 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 commuting to something। जो भी तुम्हारे पास इसकी डिटेल है वो लिख दो। तो दिस इज सम बेटर स्टेटमेंट। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग योर पर्सनल डिटेल्स कि मुझे इसमें ये चीज़ें नहीं सुननी कि तुम अपने कज़न के साथ घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, या अपने पास पेरेंट्स के साथ जा रहे हो। आई डोंट वांट टू सी दिस। आई वांट टू सी हो क्या रहा है, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पिन पॉइंट बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई वांट टू सी दिस। तो अगर तुम इस टाइप की चीज़ें करते हो तो मतलब क्या? मतलब ये कि तुम अपने पास यहाँ पे सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इफ़ यू राइट अ बेटर स्टेटमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो? सारी बातें समझ आ रही हैं तुम लोगों को? गुड इनफ। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सिक्स्थ सिक्स्थ पॉइंट, आखिरी पॉइंट आज की क्लास का। दैट इज नॉट suggesting solutions। Listen, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई यार देखो, यहाँ पे तुम्हारे एरिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, ज़रा बताओ क्या प्रॉब्लम है। तुमने मुझसे पूछा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन योर एरियाज।
तो लेट्स सपोज मैंने कहा देयर इज़ अ सीवरेज इशू, मैंने कहा देयर इज़ अ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इशू कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है या ब्ला ब्ला। तो तुमने कहा सर सॉल्यूशन तो बताएं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा मैं नहीं बता रहा। मैंने क्या बोला, मैं नहीं बता रहा। ऐसे बता सकते हैं? यही तो मिस्टेक है। दिस इज़ अ वीक स्टेटमेंट, दिस इज़ अ वीक राइट अप, जिसमें तुम सारी मिस्टेक, सारी गलतियां लाइन अप कर दो कि भाई आपकी ये गलती, आपकी ये भी गलती, आपकी ये भी गलती, आपकी ये भी गलती है। आप बताएं सॉल्यूशन क्या है। नो, आई एम नॉट टेलिंग द सॉल्यूशन। तो याद रखो, अगर तुम अपना ओपिनियन, अपनी कंप्लेन दे रहे हो इस लेटर के थ्रू, तो इसी लेटर में तुम्हारे सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। अगर तुमने नहीं दिए, सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कुड डू, बिकॉज दिस इज द वन पार्ट ऑफ योर एथिक। इसके लिए कुछ लिख लो, इसके लिए कुछ लिख लो। लिखो ऐसे, इन योर ओपिनियन, इन योर ओपिनियन और complain or complain based letter, student, student, describe, student, describe the problem. Student, describe what? Student, describe the problem. But do not, do not suggest solutions. Do not suggest solutions. एक वीक स्टेटमेंट लिखो इसके लिए। एक वीक स्टेटमेंट लिखो इसके लिए। The roads are, the roads are at the edge, are at the edge of causing a tragic, a tragic incident, and and no one, no one know, and no one know what to do. No one know what to do. आगे देखो, इसी को मैं थोड़ा सा अगर इम्प्रूव कर दूं, थोड़ा बेटर स्टेटमेंट लिखूं, तो मैं एक और चीज़ लिख सकता हूं। ये तुम्हारे पास पहला स्टेटमेंट रीड करने एक दफ़ा। उसने क्या बोला है उसमें कि भाई ये जो हमारे पर रोड्स हैं, दे आर एट द एज, यानी ऐसी सिचुएशन में है कि कभी भी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता क्या करना है। तो आप फिर बता क्यों रहे हैं अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो इसीलिए आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। कोई बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन भी चलेगा, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास आसानी है कि तुम्हें टेक्स्ट से मिल जाता है, तो वो तुम्हें अब एटलीस्ट ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा देखो, the authorities, the authorities should repair the, should repair
the damaged road, repair the damaged road, and after that after that, keep a keep a regular maintenance in practice. Regular maintenance in practice. ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा? ओके, ये मेंटेनेंस लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, मेंटेनेंस इन प्रैक्टिस, दैट्स अ बेटर स्टेटमेंट। जरा एक दफ़ा रीड कर लो इसको, एक दफ़ा रीड कर लो इसको, कोई मसला है तो मुझे बताओ। रीड इट वंस, क्विकली। फिर मैं तुम्हें एक आखिरी फॉर्मल राइटिंग का एक रूल बता दूंगा, जिसको फॉलो करने से तुम कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। इस चीज़ को याद रखोगे। इसको कहते हैं 3C रूल। क्या कहते हैं इसको? 3C रूल, जो मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताने लगा हूँ। इसको ज़रा चेक करना। इट इज़ अ गोल्डन रूल फॉर योर फॉर्मल राइटिंग। लिखो। देख लिया तक? किसी को मसला नहीं? ओके ओके, मूविंग ऑन। अगले पेज पे लिखना अपने पास golden rule for formal writing। ठीक है, गोल्डन रूल फॉर फॉर्मल राइटिंग। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। आई होप नाउ इट्स फाइन। लिखो 3C रूल। 3C rule। 3C rule में number one we have clear, number two we have concise, number two we have concise, and last I have courteous। बस इनकी डिटेल लिख लो, देन फिर आई विल गिविंग यू ऑफ। देखो, योर पर्पस मस्ट बी ऑब्वियस। क्लियर मतलब योर पर्पस मस्ट बी ऑब्वियस। आगे देखो, avoid
unnecessary avoid unnecessary details, avoid unnecessary details, and courteous का मतलब you will always remain polite. That's it. You always need to remain polite. That's your rule. That's your rule. इस रूल को फॉलो करोगे तो अच्छे से अपना राइटअप कंप्लीट भी करोगे और अपने पास फुल मार्क्स भी उठाओगे. दैट्स माय गारंटी. ठीक है, बस कोशिश करना इस रूल पे अपने पास फुली इम्प्लीमेंट करना, ताकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी फ्लो में चलती रहें. ठीक है, चलो, वी विल कीप इट टिल हियर. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर.